सो आज हम एक ब्यूटीफुल सा चैप्टर स्टार्ट करेंगे क्लास 11 बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट है बेटा ये, और नीट के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। ये चैप्टर बहुत लेंदी चैप्टर है, लेकिन ये चैप्टर लेंदी होने के साथ साथ और क्या है इसके अंदर सिर्फ कॉन्सेप्चुअल लर्निंग, आपको जो पॉइंट्स हैं वो याद रखने कि कैसे चीज़ों को हम ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कर पाए, है ना। इस चैप्टर के अंदर एक तो रिविजन बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ कॉन्सेप्चुअल चीज़ें भी हैं, तो वो भी आपको समझूंगी, बिकॉज जब तक वो कॉन्सेप्चुअल चीज़ें आपको समझ नहीं आएगी, आप कितना भी रट लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आप उसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो हम बहुत बेसिक से चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल चैप्टर को यहाँ से स्टार्ट करूँगी और उस लेवल तक लेके चलूँगी जिस लेवल से क्वेश्चन आता है। होप सो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे मैं आपसे क्या कहने की कोशिश करूँगी। तो बहुत ज़्यादा टाइम को हम वेस्ट नहीं करेंगे और टाइम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आवर चैप्टर इज एनिमल, चैप्टर इज एनिमल क्लासिफिकेशन। बेसिकली क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी क्यों रही है ऑर्गेनाइजेशन, द रीज़न बिहाइंड, इसको ऐसे समझ लीजिए, जब हम छोटे होते थे तो स्कूल में जाया करते थे, इवन अभी आप 11th और 12th में, तो आपके स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कर रखा है, मैनेजमेंट ने क्या कर रखा है कि जो बच्चे हैं उनको डिवाइड कर रखा है उनके एज के बेसिस पे, उनकी क्लास के बेसिस पे, फिर उन्होंने सेक्शन में भी डिवीजन दे रखा है कि 9th A, 9th B, 12th A, 12th B। इससे क्या हो रहा है, उन्होंने ए सेक्शन में उन बच्चों को प्लेस किया हुआ जो बहुत अच्छे बच्चे, बी सेक्शन में उन्होंने उन बच्चों को प्लेस किया हुआ जो बहुत एवरेज बच्चे, और सी सेक्शन में उन्होंने उन बच्चों को प्लेस किया है जो एवरेज टू लोअर बच्चे। इससे क्या हो रहा है, इससे चीज़ों को प्रेडिक्ट करने में आसानी होती है ना। सेम एनिमल क्लासिफिकेशन चैप्टर के अंदर भी हम क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं एनिमल का, ताकि हमारी जो स्टडीज़ हैं वो कन्वीनियंट होती चली जाए। ऐसा ना हो कि स्टडी आप करते रहे पर आपको आप कुछ नहीं। होप सो आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे कि क्राइटेरिया क्या है। सो गोइंग टू द वेरी फर्स्ट टॉपिक विच इज लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आप देखेंगे किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर 3 तरीके का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। 3 तरीके के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। पहला लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है सेल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म वो किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर, किससे मिलकर बना हुआ है, सेल से मिलकर बना हुआ है। और इस तरीके के लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कहाँ पर लेवल बताइए, जैसे कि आपके जो स्पॉन्जेस हैं इनकी बॉडी किससे मिलकर बनती है बेटा, इनकी बॉडी मिलकर बनती है इससे सेल्स, यानी इनकी बॉडी बहुत सिंपल टाइप की बॉडी है जो बनी हुई है सेल से। इसी वजह से हम इस तरीके के कॉम्पोजिशन को क्या कहते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मूव फॉरवर्ड, जब हम आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है इसकी बॉडी सेल से तो नहीं है, लेकिन ये सेल कैसी है, ऐसी बनती चलिए कॉम्प्लेक्स, और एक सेल से नहीं बनी, ग्रुप ऑफ सेल से नहीं बनी। ये सेल कई सारे टाइप की हो सकती है, कई सारे अलग टाइप की सेल हो सकती हैं, और इस तरीके के बिहेवियर को, इस तरीके के पैटर्न को हम क्या कहते हैं, इस तरीके के पैटर्न को कहा जाता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ये कहाँ देखने के लिए होता है, ये देखने के लिए मिलता है जो
ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे क्या होता है कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी सिंगल सेल से मिलकर बनी है। दूसरा टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ पे क्या होता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, टिश्यू से मिलकर बनी हुई है। नाउ मूव फर्दर विच इज ऑर्गन लेवल क्लासिफिकेशन। इस ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, यहाँ जो बॉडी है ऑर्गेनिज्म की किससे मिलकर बनी हुई है बेटा, मतलब सेल भी है, टिश्यू भी है और ऑर्गन। तो आपको ये बात समझना, यहाँ पर बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यहाँ बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है, ऑर्गन। ठीक है, क्या मिलने लग गए, यानी इस कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म क्या मिलने लग गया, लिवर, हार्ट, किडनी, है ना, और भी बहुत सारे ऑर्गेनिज्म। ये बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे टाइप के ऑर्गन देखने के लिए मिल गए। जैसे रेस्पिरेशन करने के लिए ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसा नहीं है कि लंग्स, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स, और लंग्स में ऐसा नहीं कैटेगरी, गिल्स, है ना, गिल्स। तो ऐसा नहीं हम कह सकते कि इसके पास गिल्स है, किसी ए ऑर्गेनिज्म के पास गिल्स है और उनके पास लंग्स नहीं है। दोनों चीजें वहाँ बराबर मात्रा में, किसी ऑर्गेनिज्म में गिल्स है, किसी ऑर्गेनिज्म में लंग्स है। तो इस तरीके की क्राइटेरिया को हम कहते हैं बेटा ऑर्गन लेवल ऑर्गेनाइजेशन। होप्स आप अपनी बात समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ें। अब नेक्स्ट आ जाइए आप एम्ब्रियोनिक लेयर। हम क्या देखते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है बेटा, जब वो ऑर्गेनिज्म अपनी मदर की बॉडी के अंदर होता है, तो उसके केस में क्या होता है, ऑर्गेनिज्म बनने से पहले उस ऑर्गेनिज्म के लिए 3 स्पेसिफिक लेयर्स बनते हैं। ठीक, क्या जो आउटर लेयर होती है बेटा, इसको कहा जाता है एक्टोडर्म। जो मिड वाली लेयर होती है बेटा, इसे हम कहते हैं मीजोडर्म। और जो बेटा अंदर वाली लेयर होती है, इनर लेयर होती है, उसे हम कहते हैं एंडोडर्म। समझने की कोशिश करिएगा मैं आपसे क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर ये तीनों ही लेयर सिस्टमैटिकली प्रेजेंट है, वो कहलाते हैं बेटा ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या कहलाते हैं बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। बात समझ में आई? पॉइंट नंबर 1 हो गया एम्ब्रियोनिक लेयर में। पॉइंट 1 क्लियर हो गया कि ट्रिप्लोब्लास्टिक में अगर किसी ऑर्गेनिज्म में ये तीनों ही लेयर सिस्टमैटिकली मिल रही, कौन सी तीनों लेयर, एक्टो, मीजो और एंडो, ये कंडीशन किसकी कहलाती है बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। दूसरी कंडीशन होती है बेटा डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक कंडीशन में क्या होता है कि जो लेयर है वो लेयर तो प्रेजेंट है, लेकिन एक्टोडर्म लेयर प्रेजेंट होती है और एंडोडर्म लेयर प्रेजेंट होती है। कौन सी लेयर प्रेजेंट नहीं होती, ये जो बीच वाली लेयर है मीजोडर्म लेयर, ये प्रेजेंट नहीं है। यानी जितना भी खेला है ना वो किसका है, यहाँ पे मीजोडर्म लेयर। इस बात को मैं बहुत सिंपल से तरीके से, सिंपल से बहुत सारे से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा बेटा मैं आपसे क्या कहने की कोशिश करती हूँ। तो क्या हुआ, एक बार फिर से देख लेता हूँ। तो मान लीजिए कि एम्ब्रियोनिक लेयर की आउटर लेयर कैसी लेयर है हमारे बताया, अगर ये आउटर जो लेयर है, ये जो आउटर लेयर है, कौन सी लेयर है आउटर लेयर, क्या कहते हैं इसमें कि एक्टोडर्म, एक्टोडर्म, बीच वाली मीजोडर्म और लास्ट वाली अंदर वाली एंडोडर्म। कुछ वो याद ही नहीं रखना है, क्या याद रखना है, सिर्फ 2 बातें याद रखनी है। अगर तीनों लेयर, 3 लेयर्स प्रेजेंट है, तो ये कौन सी है बेटा, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और अगर 2 लेयर प्रेजेंट है तो क्या कहते हैं मेरा बेटा, डिप्लोब्लास्टिक। होप्स आप मेरी बात समझ चुके हैं, डिप्लोब्लास्टिक क्या है, और डिप्लो नाम से ही ट्रिप्लो टी और डिप्लो तो भूलने का क्या है,
आगे बात समझ में? चलो आगे फिर से बढ़ जाएंगे हम। क्या लेंगे बेटा? मूव फर्दर। पहला पैरा स्टार्ट करेंगे बेटा हम, इसका नाम क्या है? पॉलीफेरा। पॉलीफेरा। अब पॉलीफेरा के अंदर देखेंगे ना, ये जो फाइनल है पॉलीफेरा के अंदर, देखिए इस वर्ड से समझने की कोशिश करिए। पॉलीफेरा दो वर्ड से मिलकर बना है, पोर प्लस फेरस। पोर मतलब स्मॉल ऑर्किड्स और फेरस मतलब बियर। यानी कि ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनकी बॉडी के ऊपर क्या प्रेजेंट होते हैं? पोर्स प्रेजेंट। ठीक है, अब ये पोर्स करते क्या है, क्यों है, क्या कैसे करना है, वो सारे जितने क्वेश्चन मार्क आपके मन में आ रहे हैं ना, उन सबको हम वन बाय वन सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपको एनसीईआरटी में दिया होगा दैट इज पॉलीफेरा। ठीक है, अब देखिए पॉलीफेरा पहला लाइन तो क्लियर है, दे आर kind of organism which possess क्या possess, अभी बताया है आपको, which possess small pores like structure, pores like structure। ठीक है बेटा? ठीक है, आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा, फिर देखेंगे क्या कि पॉलीफेरा के अंदर पॉलीफेरा आर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म व्हिच possess क्या possess asymmetry। जो क्या possess करते हैं बेटा? एसिमेट्री को possess करते हैं। क्या मतलब होता है एसिमेट्री का? जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, अब कोई ऑर्गेनिज्म को ढूंढने के लिए कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास है। अब इस ऑब्जेक्ट को यदि मैं बीच में से काट दूं और मुझे कहीं से भी कोई बराबर भाग इसके ना मिले, कहीं से कुछ भी ऐसा नहीं मिल रहा कि मुझे मिलता जुलता बराबर कुछ भी, कहीं से कुछ नहीं मिलेगा, तो ये कंडीशन कैसी कंडीशन कहलाती है? एसिमेट्री। अब समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पा रहे? एसिमेट्री का मतलब क्या होता है कि मेरे पास कोई ऑर्गेनिज्म है, अगर मैं बीच में से उसे काट दूं, मैं कहीं किसी भी भाग से उसे काट दूं, मुझे कुछ भी बराबर का नहीं दिखाई दे रहा, मुझे लग रहा है एक पार्ट में कहीं कुछ ज्यादा आ रहा है, एक पार्ट में कहीं कुछ कम आ रहा है, तो ये कंडीशन किसकी कंडीशन कहलाती है? एसिमेट्री की कंडीशन। ठीक है, आगे कंडीशन बेटा जो पॉलीफेरा होते हैं है ना, दे possess क्या possess बेटा? They possess specific cells that cell is known as क्या बेटा? Cell is known as poenocytes है ना। तो इनके पास क्या होती है बेटा? स्पेसिफिक सेल्स होती हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं? पोएनोसाइट्स। ये पोएनोसाइट सेल्स इनकी डाइजेशन में हेल्प करती हैं, इनकी जो कैविटी है उसमें हेल्प करती है। हम अभी देखेंगे दोनों। दूसरा, जितने भी आप पॉलीफेरा देख रहे हैं, पॉलीफेरा आर मराइन ऑर्गेनिज्म। जितने भी पॉलीफेरास हैं ये सारे के सारे क्या है बेटा? मराइन ऑर्गेनिज्म है, एक्सेप्ट वन। कौन है भाई वो खुशकिस्मत? दैट इज स्पॉन्जिल। मैं आगे और बताऊंगी इसको।
बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? एक होते हैं ऑस्टिया और एक होते हैं इनके अंदर ऑस्टिया। ऑस्टिया क्या करते हैं, पानी जिनके अंदर आता है, जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई बॉडी है और बॉडी मींस किसकी बॉडी है, पॉलीफिल। अगर ये पानी क्योंकि मराइन वाटर में रहते हैं, ओशियनिक वाटर में रहते हैं, तो पानी अब जो पानी के अंदर आता है, पानी ये हम अंदर ले रहे हैं, तो पानी के अंदर ले रहे हैं, किससे लेंगे बेटा, ऑस्टिया से ले रहे हैं। और पानी ले रहे हैं मतलब व्हाट, न्यूट्रिशन ले रहे हैं। न्यूट्रिशन किस फॉर्म में ले रहे हैं, ऑक्सीजन की फॉर्म में ले रहे हैं। ये कहाँ प्रेजेंट है, ये ऑक्सीजन प्रेजेंट है। नेक्स्ट जब लिक्विड बाहर निकल रहा है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं ऑस्टियो, है ना। अगर वाटर अंदर आ रहा है तो ये कंडीशन किससे आ रहा है, ऑस्टिया से। और जब यही वाटर बाहर निकल रहा है तो किससे निकल रहा है, ऑस्टियम से निकल रहा है। इन द फॉर्म जब वाटर बाहर क्यों निकल रहा है, वेस्ट से, ठीक है। फिर एक बार करने को आप देख सकते हैं इसको और इलेबोरेट फॉर्म में, जैसे मैं ये एक ऑर्गेनिज्म बना रही हूँ, ठीक, इनके अंदर क्या है, ये पोर्स हो जाएंगे, ठीक है। एकदम ब्राइट कलर कर देते हैं, मुंह देख देख के बोर हो गए होंगे आप लोग, है ना। तो सबसे पहली बात, अगर वाटर इनके अंदर अंदर तो किसके द्वारा बेटा, किसके द्वारा बेटा, ऑस्टिया। और जब ये भी पानी इनकी बॉडी से बाहर निकल, तो बाहर कहां से निकल रहा है बेटा, ऑस्टियम, ऑस्टियम। बात समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे? और यही बीच में कैविटी लाइन हो जाती है बेटा, ये कैविटी जब पानी अंदर जा रहा है बाहर आ रहा है, एक स्पेसिफिक कैविटी भी इसके अंदर पाई जाती है। इस कैविटी को हम क्या कहते हैं बेटा, स्पॉन्जोसील कैविटी। बात समझ में आपको, ये बड़ी क्या कहना आपको, मुझे ये बीच में जब पानी इसके अंदर गया, पानी इसके बाहर, बीच में क्या जनरेट हो जाती है, कैविटी जनरेट हो जाती है। इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जोसील कैविटी। इस कैविटी के अराउंड भी स्पेसिफिक सेल्स पाई जाती हैं, जिन स्पेसिफिक सेल्स को आप क्या कहते हैं कि जैसे कोएनोसाइट्स। बात समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे, क्या कहते हैं सेल्स को हम बेटा, कोएनोसाइट्स। इनके अलावा देख लो, ये स्पेसिफिक सेलुलर स्ट्रक्चर, सर्कुलर स्ट्रक्चर पाया जाता है। इस सर्कुलर स्ट्रक्चर को ये हम क्या कहते हैं बेटा, कोएनोसाइट्स। ठीक, ये कोएनोसाइटिक सेल्स, कोएनोसाइटिक सेल्स क्या करती हैं, ये कोएनोसाइटिक सेल्स करती हैं वाटर को, जो फूड आता है उसको डाइजेशन में हेल्प, ठीक है। और हम आगे बढ़ेंगे बेटा, इसमें जब आगे बढ़ेंगे तो क्या देखेंगे, इधर देखिए जरा सा, कि जो आपके पॉलीफेरास है, जो आपके क्या है, पॉलीफेरा है, जो पॉलीफेरा है आपके, जो क्या है आपके पॉलीफेरा, दे possess रीजनरेशन कैपेसिटी। क्या करते हैं बेटा, ये रीजनरेशन कैपेसिटी, रीजनरेशन कैपेसिटी इनके पास होती है। मतलब रिप्रोडक्शन करने की जो टेंडेंसी है ना, उनके पास कैसे होती है, और बहुत ज्यादा रीजनरेशन होता है, रीजनरेशन लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, ठीक है। फिर इनका रिप्रोडक्शन देखते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे होता है, ये जो है ऑर्गेनिज्म, ये दोनों ही तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। कैसे करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं और ये अपना बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ऑटोमेटिक एक बात दिमाग में रखिए, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं तो कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, ओनली वन पेरेंट
वन पेरेंट कैन पार्टिसिपेट, उन्हें क्या करना है यहाँ पे, वन पेरेंट कैन पार्टिसिपेट। तो यहाँ जो है रिप्रोडक्शन होगा, इसका एग्जाम्पल याद रखिएगा कैसे करेंगे ये, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। किस तरह से करेंगे बेटा, फ्रेगमेंटेशन के थ्रू, ठीक है। दूसरा याद रखिएगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओनली है, नॉर्मल सी बात है, कैसी बात है, टू पेरेंट कैन पार्टिसिपेट, ओके, टू पेरेंट्स कैन पार्टिसिपेट। अब ये दोनों ही पेरेंट्स यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं तो ऑटोमेटिक ये जो रिप्रोडक्शन है ज्यादा डेवलप करता है, किसकी कंपैरिजन में, इस एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कंपैरिजन, ठीक है। और आगे बढ़ के देखिए जरा सा हम कि जो आपके पॉलीफेरा होते हैं, जो आपके पॉलीफेरा होते हैं, पॉलीफेरा पजेस डाइजेशन और इनका डाइजेशन कहाँ होता है, सेल के अंदर। इस वजह से इस डाइजेशन को क्या कहते हैं बेटा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। और आगे बढ़ेंगे तो हम क्या देखेंगे जरा से के अंदर कि इनके एग्जाम्पल। तो मैंने अभी बताया आपको सिर्फ फ्रेश वाटर के अंदर जो आपको स्पॉन्ज दिखाई देता है, दैट इज आपका कौन, ओनली स्पॉन्ज। कौन है बेटा आपका, वो स्पॉन्ज। और अगर हम बात करें किसकी बात करें, मराइन वाटर, तो मराइन वाटर के अंदर बेटा आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे एक साइकिल सबसे ज्यादा पूछा जाता है। फिर कौन है आपका यूस्पोंजिया, जिसको हम क्या कहते हैं, बाथ स्पॉन्ज कह देते हैं। बात समझ नहीं क्या कहते हैं इसको बेटा, बाथ स्पॉन्ज कहते हैं, है ना। दूसरा जैसे जो साबुन जो नहाने के लिए आप लूफा यूज करते होंगे, बहुत सारी गर्ल्स यूज करते हैं और बॉयज जो अपनी बेबियों का चलाते होंगे, है ना। तो वो जो लूफा आप यूज कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी का, वो बेसिकली लूफा नहीं है। अब तो क्या सिंथेटिक प्लास्टिक के मिलने लगे हैं, लेकिन जो अच्छी क्वालिटी का लूफा होता है वो क्या है, बेसिकली स्पॉन्ज है ना। जब वो डेड हो जाता है तो उसको क्या किया जाता है, इकोनॉमिक पर्पस के लिए यूज किया जाता है। आगे क्या पढ़ेंगे बेटा हम, यूस्पोंजिया, साइकोन, फिर कौन आ गया आपका, ये इसके कुछ फॉर्म है आपके एग्जाम्पल, ठीक है। सो दिस इज द साइड ऑफ द पॉलीफेरा, जो हमें ध्यान रखने की जरूरत है बेटा। इसको अच्छे से रिवाइज करिएगा, ध्यान से रिवाइज करिएगा। मैं फिर आपको एक बार इसका पूरा समझ दे देती हूँ कि पॉलीफेरा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, ओ प्लस फेरा। ओ मतलब क्या, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास अपनी बॉडी के अंदर जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है, उन एक्टिविटीज को पूरा करने के लिए उनके पास क्या होता है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। कोई जो भी एक्टिविटीज कर रहे हैं वो एक्टिविटी किसके थ्रू कर पा रहे हैं, वो इन पोर्स के थ्रू कर पा रहे हैं। ये पोर्स भी कितने तरीके के होते हैं, कैन बी टू, ऑस्टिया एंड ऑस्कुलम। ऑस्टिया में क्या होता है, पानी अंदर की तरफ जाता है, ऑस्कुलम में पानी क्या होता है, बाहर की तरफ जाता है ना। और ये जो अंदर की तरफ पानी आ रहा है वो कैसा पानी, न्यूट्रिटिव वाटर। कैसा होता है बेटा, न्यूट्रिटिव, जो प्लांट की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज हो रही है उनमें हेल्प कर रहा है। दूसरा जो आपका ऑस्कुलम है, उस ऑस्कुलम से क्या हो रहा है, बॉडी का वेस्ट बाहर जा रहा है। इसके बीच में एक स्पेसिफिक कैविटी बनती है जिसको हम कहते हैं स्पॉन्जोसियल कैविटी। इस कैविटी के लीनियर अराउंड क्या बनती है, स्पेसिफिक सेलुलर स्ट्रक्चर्स मिलते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, क्वाइनोसिटिक सेल्स कहते हैं। ये क्वाइनोसिटिक्स डाइजेशन में हेल्प करती है, किसकी हेल्प करती है, पॉलीफेरा की हेल्प करती है। फिर और आगे हम बढ़ेंगे तो आप क्या देखेंगे कि जो पॉलीफेराज हैं उनके पास क्या है, उनके पास जो सेल के अंदर डाइजेशन हो रहा है, तो इस तरीके की डाइजेशन को हम क्या कहते हैं, इंट्रासेलुलर डाइजेशन कहते हैं। और आगे बढ़िए, जितनी मैंने भी बताया फिजियोलॉजिकल, रेस्पिरेशन, जो भी कुछ इनके अंदर होना है, पहले तो बहुत डेवलप नहीं होता, लेकिन अगर होना भी है तो किसके थ्रू होना है, कैविटी के थ्रू। क्या नाम है उस कैविटी का, स्पॉन्जोसियल कैविटी। बिल्कुल याद रखना है, बहुत अमिताभ बच्चन प्रश्न है, स्पॉन्जोसियल कैविटी किस ऑर्गेनिज्म, किस कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म में मिलती है, दैट इज पॉलीफेरा। होप सो आप मेरी बात समझ पा रहे। फिर इनका रिप्रोडक्शन को ध्यान रखिएगा, दोनों ही तरीके का ये रिप्रोडक्शन परफॉर्म करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन,
ठीक है, एग्जाम्पल्स को ध्यान रखने की कोशिश करिएगा, बार बार रिवाइज करिएगा ताकि आप उनको भूलें ना, ध्यान में रखें। तो उतना ही टेस्ट के लिए नेक्स्ट अगली क्लास में फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच बच्चा।